हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम कवर करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखने से पहले हम थोड़ा जो इकोनॉमिक थॉट्स की हिस्ट्री है उसको देखेंगे। पहले हम बात करते हैं मर्केंटलिस्ट की। मर्केंटलिस्ट की अगर बात करी जाए तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 16 to 18 सेंचुरी है। ये जो है, जो एक नेशन है उसकी वेल्थ का सोर्स किसे मानते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड जो है थ्रू एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारे पास जो गोल्ड एंड सिल्वर है उसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ये मानते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि इंपोर्ट को कम कर दे। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी जो गोल्ड एंड सिल्वर है उसकी जो सप्लाई है वो बनी रहेगी। तो इसीलिए ये जो है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं। फिर आते हैं फिजियोक्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वेल्थ ऑफ नेशन का जो सोर्स मानते हैं वो लैंड एंड एग्रीकल्चर को मानते हैं। मिनिमल जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है उसको सपोर्ट करते हैं। फिर आते हैं क्लासिकल्स की अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो क्लासिकल्स का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की जो बुक पब्लिश हुई थी उससे। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल्स जो है वो मेनली बेस्ड हैं जे बी से के लॉ, सेज लॉ से, जो बोलता है कि सप्लाई जो है अपनी डिमांड जो है खुद से क्रिएट कर लेती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सप्लाई अपनी डिमांड कैसे खुद क्रिएट कर लेती है? जैसे ही आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने जाते हो तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो आप इंक्रीज़ करोगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि आपको जो फैक्टर पेमेंट है वो भी करनी पड़ेगी। फैक्टर पेमेंट आप जैसे करते हो तो जो फैक्टर्स हैं उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज्ड इनकम से क्या होगा? डिमांड फॉर लेबर एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ होने से जो पॉसिबिलिटी है डिमांड डेफिशिएंसी की वो कम हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो ठीक है प्रोडक्शन बढ़ा तो इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन जो भी इनकम इंक्रीज़ हुई है प्रोडक्शन बढ़ने से, क्या वो सभी की सभी कंज्यूम हो जाएगी? कुछ तो हाउस होल्ड ऐसे रहेंगे ना जो सेव करेंगे। तो जो हमारा इनकम है उसका जो फ्लो है उसमें से तो जो जो पार्ट सेव हो गया वो लीकेज हो गया ना। तो कैसे जो है डिमांड डेफिशिएंसी की समस्या अराइज नहीं होगी? तो इसको काउंटर करते हुए उन्होंने बताया कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कुछ और प्रिंसिपल्स जो क्लासिकल्स मानते हैं। पहला है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड में क्या है कि जो क्लासिकल्स हैं वो जो इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई, उस पर बिलीव करते हैं। उनको जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। दूसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो जो भी कंट्रीज़ जो हैं फुल एम्प्लॉयमेंट को, मतलब लेजर फेयर को अपनाते हैं, वो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में रहते हैं हमेशा। उनमें कोई भी जो इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट है देखने को मिलता नहीं है। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जो करंट वेज रेट है उस पर जो भी काम करना चाहता है उन सबको जो है काम मिल रहा है। अगर जो काम करना चाहता है करंट वेज रेट पर उसे काम ना मिले तो उसे बोला जाता है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। ओवर प्रोडक्शन की समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। इन केस अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड अराइज हो भी जाती है तो प्राइजेज, वेज एंड इंटरेस्ट रेट क्विकली चेंज होते हैं रिस्टोर करने के लिए इक्विलिब्रियम को। ठीक है, आगे है डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड जो है कैसे वेज रेट को इम्पेक्ट करती है, या डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड जो है किस तरह से प्राइजेस को चेंज करती है, किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उससे चेंज हो जाता है। अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है, अब अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ बेच रहे हैं, अगर उसकी डिमांड नहीं है तो आप क्या करोगे? प्राइजेस कम कर दोगे, जिससे एटलीस्ट कुछ हद तक तो वो सामान बिक जाए। तो प्राइजेस कम होगा तो क्या होगा, आगे से उसका प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या होगा? डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। डिमांड फॉर लेबर कम होगा तो वेज रेट भी कम हो जाएगा। यही चीज़ को फॉलो करते हुए पिगू ने 1929 to 33 जो हमारी डिप्रिसिएशन थी
डिप्रेशन थी उसका सॉल्यूशन किसे बताया था कि आप ओवरऑल वेज रेट कट कर दो। वेज रेट कट होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, प्राइसेस जो है कम हो जाएंगे। प्राइसेस कम होने से क्या होगा, रियल बैलेंस इफेक्ट है वो जो है अप्लाई हो जाएगा। रियल बैलेंस इफेक्ट क्या है कि जैसे प्राइसेस जो हैं किसी भी गुड्स के अगर वो कम हो जाते हैं तो उसकी जो परचेजिंग पावर है यानी जो वैल्यू है मनी की वो इंक्रीज़ हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी या करेंसी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो सपोज़ पहले कोई गुड थी उसकी प्राइसेस थी 20 रुपये, ठीक है। आपके पास इनकम थी 100 रुपीज़। आप कितनी ले पा रहे थे, 5। अब मान लीजिए ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड और ड्यू टू वेज रेट कट उसकी जो प्राइस हो गई वो हो गई 10 रुपये। तो अब आप कितनी ले पा रहे हो, 10, ठीक है। तो ये होता है रियल बैलेंस इफेक्ट, जिससे जो क्या होता है प्राइस के कम होने से हमारी जो रियल वैल्यू है करेंसी की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड with role of money and prices. Let's start with the determination of income and employment in short run without saving and investment. As you can see in the function, जो y है वो फंक्शन है n यानी लेबर, कैपिटल एंड t। y यहाँ पर क्या है, आउटपुट। तो आउटपुट किसका फंक्शन है, नंबर ऑफ लेबर्स, कैपिटल एंड टी, टेक्नोलॉजी। तो शॉर्ट रन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल और जो टेक्नोलॉजी है वो होगी कांस्टेंट। तो हमारा जो आउटपुट है वो किस पर डिपेंड करेगा, मेनली नंबर ऑफ लेबर्स जो हमने एम्प्लॉयड करे हैं। फिर ये कि हमें ठीक है हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हम जो लेबर्स हैं वो बढ़ाते रहेंगे, लेकिन एक फर्म जो है कब तक लेबर को लगाती रहेगी, कब तक जो लेबर डिमांड है उसको बढ़ाती रहेगी। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि फर्म जो है कब तक जो है लेबर की डिमांड को करती रहेगी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स अ फर्म विल एम्प्लॉय लेबर until the marginal product of labor is equal to रियल वेज रेट। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से जो प्रोडक्शन पे चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एल, ये होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सपोज पहले आप जो है 10 लेबर लगा रहे थे, आप प्रोडक्शन कर रहे थे 100 गुड्स का। अब क्या है, अब 11 जो है लेबर लगा रहे हो, अभी आप प्रोडक्शन कर पा रहे हो 110 गुड्स का। तो चेंज कितना हुआ, एक लेबर के कारण 10 यूनिट का। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, 10 यूनिट है। अब इन 10 यूनिट की जो वैल्यू है, मान लीजिए ये 10 यूनिट जो है वो सेल हो रहे हैं 10,000 में। जो 10 यूनिट हैं किसी भी गुड के उनकी वैल्यू है 10,000 और जो वेजेस हैं वो है 5,000। तो इस कंडीशन में जो प्रॉफिट है वो दिख रहा है फर्म को होता हुआ, तो क्या होगा, फर्म और ज़्यादा लेबर्स लगा सकती है इस सिचुएशन में। अगर मान लीजिए जो हमारी वेज थी वो 15,000 होती तो क्या होता, जो फर्म है उसको जो है लॉसेस के चांस हो जाते। तो क्या होता कि जो फर्म है वो आगे जो है लेबर की जो डिमांड है उसको इंक्रीज़ नहीं करती। तो इस तरह से जो वेज रेट है उसके ऊपर जो डिमांड फॉर लेबर है वो इंक्रीज़ करेगा, मतलब डिपेंड करेगा, सॉरी। तो क्या हुआ, जो वेज रेट है उस पर डिपेंड करता है हमारा डिमांड फॉर लेबर। जैसे ही वेज रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी।
जैसे ही वेज रेट कम है, हमारी जो रियल वेज रेट जो है वो कम है हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से, तो क्या होगा, हमारी डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर आएगी सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर की अगर हम बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज़ करता है। उसके पास दो चॉइस है कि वो या तो काम करे या फिर काम ना करे, लेजर्स को चूज़ कर ले या वर्क को चूज़ कर ले। जैसे ही उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो क्या होगा, वो लेज़र को छोड़ के वर्क पर ध्यान देगा, वो वर्क चूज़ करेगा। तो ये होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। एक दूसरा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो वो अभी काम कर रहा है उससे ही उसे हाई इनकम मिल जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन वेज रेट। तो क्या होगा, उसके लेज़र में इंक्रीज़ हो सकता है, जिसे बोला जाता है इनकम इफेक्ट। शॉर्ट रन की अगर हम बात करते हैं तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग होता है इनकम इफेक्ट से, इसीलिए जो वेज रेट है उसके बढ़ने से सप्लाई ऑफ लेबर जो है इंक्रीज़ हो जाती है। अभी ये चीज़ हम डायग्राम में देखेंगे। जो ओ एक्स एक्सेस है उस पर हमें लेबर एम्प्लॉयमेंट दिख रही है और वाई एक्सेस पे हमें रियल वेज रेट दिख रहा है। जो एन डी कर्व है वो क्या है, डिमांड ऑफ लेबर्स जो है उसको शो कर रहा है, और जो एन एस कर्व है वो जो सप्लाई ऑफ लेबर है उसको शो कर रहा है। एज यू कैन सी, जैसे ही जो हमारा वेज रेट है वो कम होता जा रहा है, हमारा लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो चीज़ हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर हम एन एस की बात करें तो जैसे जैसे हमारा जो वेज रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, हमारी लेबर की जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पर है, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो है इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर हमारी जो वेज रेट है वो डिटरमाइन होगी। अगर मान लीजिए वेज रेट जो है W1 होती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो ज़्यादा है हमारी डिमांड से, तो क्या होगा, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है तो क्लासिकल्स क्या करते हैं, वेज रेट को कट कर देते हैं, वेज कट करते हैं, तो ये जो है W1 से वापस W पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमारी जो वेज रेट है वो W0 हो जाती है कम होके, तो इस सिचुएशन में क्या है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो क्या होगा, वेज रेट इंक्रीज हो जाएगा, W0 से W1 हो जाएगा। तो ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। सेकेंड हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये बात करते हैं क्लासिकल की सेविंग जो है उसके कारण डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड कैन अराइज, बट जो सेविंग है ना वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स, चेंज इन इंटरेस्ट रेट विल ब्रिंग इक्वालिटी इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो वी कैन सी इट बाय वन बाय वन। रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ही हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है तो क्या होगा, हम ज़्यादा सेव करना चाहेंगे, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम सेव जो है कम करना चाहेंगे। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। फिर बात करेंगे हम जो रिलेशनशिप है इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है मतलब कि हमारी जो बोरोविंग की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हमारी बोरोविंग की कॉस्ट जो है कम होगी, हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो यही सेम चीज़ हमें डायग्राम्स में देखने को मिलेगी। जो एक्स एक्सिस है उस पर सप्लाई जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वाई एक्सिस पे है जो एस एस कर्व है वो जो हमारी सप्लाई सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच के रिलेशन को दिखाता है कि कैसे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से सेविंग बढ़ रही है। इसी तरह से जो आई जो कर्व है वो किसे दिखाता है, हमारे इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिलेशनशिप को। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है
हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। सेम वही चीज़ है, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा मतलब क्या है, हमारी सेविंग ज़्यादा है हमारी इन्वेस्टमेंट से, तो क्या होगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। वही चीज़ है कि जो सप्लाई ऑफ फंड्स है वो जो है ज़्यादा है डिमांड के कारण, डिमांड से तो क्या होगा, हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मान लीजिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R2 है, इस कंडीशन में क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज़्यादा है बट हमारे पास सप्लाई कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर है थर्ड पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी में क्या है कि जो क्लासिकल्स हैं वो मनी को क्या मानते हैं, एक एक्सचेंज का मीडियम मानते हैं। उनका मानना है कि जो मनी सप्लाई है ना, मनी सप्लाई में चेंज होने के कारण जो प्राइस लेवल है वो जो है चेंज हो जाता है। इसमें जो थ्योरी है वो है फिशर्स की थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी MV इज इक्वल टू PY, जिसमें M क्या है, मनी सप्लाई, V है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है कि एक जो यूनिट है उसको कितनी बार यूज़ किया गया है ट्रांजैक्शन के लिए। P क्या है, प्राइस है। Y क्या है, आउटपुट है। वेलोसिटी एंड जो आउटपुट है उसको क्या किया गया है, कांस्टेंट लिया गया है। तो मनी सप्लाई पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं हमारी प्राइस लेवल। जैसे ही जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो प्राइस लेवल जो है फर्दर इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। ठीक है, जो मनी सप्लाई है वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि कितनी हमें मनी सप्लाई रखनी है। मनी सप्लाई जो है मनी डिमांड के बराबर हमें करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, मनी सप्लाई मान लीजिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इतनी मनी सप्लाई कर दी, और जो मनी है उसकी डिमांड मेनली किस पर्पज़ से हो रही है, वो ट्रांजैक्शन है जो मीडियम और एक्सचेंज के रूप में मान रहे हैं लोग, तो वो कर रहे हैं हम लोग इतने। तो जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर प्राइस लेवल जो है डिटरमाइन हो गया। अब जैसे ही जो हमारी मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हुई तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो गया। तो यही चीज़ बताते हैं क्लासिकल्स की जो मनी सप्लाई है उसके बढ़ने से जो प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि मनी सप्लाई जो है फिक्स्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी होती है। ठीक है, इसी में जो केन्स है उनका क्या थॉट है, उनका थॉट है कि जो डिमांड फॉर मनी है वो उसके अलग अलग पर्पस हैं। ट्रांजैक्शन पर्पस है, डेफिनेटली है। एक होता है स्पेक्यूलेटिव पर्पस, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो होता है। एक होता है जो भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित जो हम सेविंग वगैरह करते हैं वो वाला पार्ट। प्रिकॉशनरी जो डिमांड होती है वो। तो हमारी डिमांड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं केन्स, लेकिन जो कि हमारे क्लासिकल्स हैं वो सिर्फ ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी की बात करते हैं। जैसे ही मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी ट्रांजैक्शन के पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये तीनों जो है क्लासिकल्स के व्यूज़ हमने आज कवर करे हैं। कल हम इसी तरह से कवर करेंगे केन्स के व्यूज़ जो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम के डिटर्मिनेशन से रिलेटेड दिए हैं। बेसिकली आज हमने क्या चीज़ देखी है कि कैसे जो क्लासिकल्स हैं वो 2 चीज़ बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है हमेशा रहता है इकोनॉमी में अगर वो फ्री ट्रेड की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड जो है अकर भी होती है तो प्राइस लेवल, वेज रेट और जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो जाते हैं, जिससे कि इक्विलिब्रियम जो है रीएस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये आज हमने कवर करा है। होप आप सभी को समझ आया हो। थैंक यू सो मच।